हेलो एवरीवन। सो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स। मेरा नाम है शिवम पांडे। चलिए आज की क्लास बिगिन करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने कई सारी चीज़ें की बात करी थी, जैसे मोड ऑफ ट्रांसफ़र और मटेरियल यूज्ड, है ना। एक उसी में एक और मेथड है, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। ड्रिवन पाइल्स आर द डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। जैसा नाम है इसका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस किसको करेगा? सॉइल को करेगा। ओके। सेकेंड हेयर इज द नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल। नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल मतलब कि कुछ डिस्प्लेस नहीं करना है इसको, यानी सॉइल को डिस्प्लेस नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे समझिएगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट पाइल, तो दीज आर व्हाट? ड्रिवन पाइल्स। Okay, what are these? Driven piles are displacement piles as they displace the soil laterally when the pile is driven into the soil, as a result of which soil gets densified. यानी कि यहाँ पे ड्राइव किया जा रहा है सॉइल को। यानी कि समझिएगा इस चीज़ को कि दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड व्हाट यू डू, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ पाइल। ओके, और ये पाइल जो है यहाँ पे इंसर्ट करी गई। नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस पाइल गेट्स इंसर्टेड इनटू द ग्राउंड हियर? नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्प्लेस द सॉइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट विल डिस्प्लेस द सॉइल लिटरली, है ना। यहाँ पे जो सॉइल होगी दिस विल गेट डिस्प्लेस्ड। सो दिस इज ड्रिवन पाइल और अ डिस्प्लेसमेंट पाइल। किसको ड्राइव किया या किसको डिस्प्लेस किया? वी आर डिस्प्लेसिंग द सॉइल। अच्छा, जो जनरली यहाँ पे पाइल लेंथ देखी गई हैं, दिस इज 25 to 30 मीटर्स एंड द अलाउबल लोड्स आर अराउंड 1500 किलो न्यूटन्स। इफ आई टॉक अबाउट द नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया गया, ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब पहले से ही क्या हो, पहले से एक होल डगअप हो। यानी कि आपने पहले से एक बोरहोल डिग कर लिया। नाउ व्हाट विल हैपन, आपको जो भी पाइल डालना है यू विल बी पुटिंग इट इनटू दिस सॉकेट हियर, ऑलराइट, और दिस प्लेस हियर, दिस एम्प्टी स्पेस हियर। तो यहाँ पे कुछ सॉइल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऑलराइट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सॉइल इन दिस रीजन। सो सी हियर, the bored piles are the non-displacement piles since soil is removed while boring, so no displacement of the soil during the installation. Okay. Next is the pile length up to 50 meters are shown or the seen here when we are in the field, and the allowable loads even up to 10,000 kilonewtons can be applied. Okay. So अगर हम बात करते हैं non displacement piles की, they are of much larger length and also they take up much larger load. अच्छा, अगर हम बात करते हैं पाइल ड्राइविंग की, यानी कि पाइल को ग्राउंड में उसकी मौजूदा स्थिति में कैसे लाया गया, है ना, तो यहाँ पे उसकी हम बात करेंगे। द पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट कंप्राइजेज ऑफ अ हॉइस्ट टू लिफ्ट द पाइल, अ डिवाइस टू होल्ड द पाइल इन द पोजिशन, थर्ड अ डिवाइस टू प्रोवाइड इम्पैक्ट एनर्जी, दैट इज द पाइल ड्राइवर्स। तो यू हैव टू लिफ्ट अप द पाइल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन यू हैव टू इंसर्ट इट इन द ग्राउंड। तो ठीक है, लिफ्ट करना और उसके लिए आप क्रेन और इन सब की मदद ले सकते हैं। टू होल्ड द पाइल इन पोजीशन, उसके लिए भी आपको कुछ अरेंजमेंट से मदद मिल सकती है। मेजर थिंग इज टू प्रोवाइड इम्पैक्ट एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी दैट सॉइल विल बी पेनिट्रेटेड एंड दैट पाइल विल बी गेटिंग इनसाइड द ग्राउंड। सो दिस इज डन बाय द पाइल ड्राइवर्स. What are the different types of pile drivers? Let us see here. First is the drop hammer. Okay, as the name suggests here, drop hammer. Okay, hammer is there but it is simply dropped under the force of gravity. Okay, so this hammer is, first of all, this method is a cheap method. Okay, and it is used for somewhat lighter works, है ना, बहुत heavy work के लिए इसको use नहीं करते हैं. If I talk about next thing is steam hammer. Okay, ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी के सभी इम्पैक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट देके उस पाइल को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्टीम हैमर की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टीम जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी टू द पाइल। अच्छा, ये स्टीम एनर्जी प्रोवाइड कर रही होगी तो कैसे? ओके, फर्स्ट इज द सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर एंड सेकेंड इज द डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल एक्टिंग की, यानी कि दो सिंगल में अगर हम बात करें तो एक फोर्स होगा जो पाइल को लिफ्ट करा रहा होगा और एक फोर्स होगा जो वो पाइल को ड्रॉप करा रहा होगा। तो जो स्टीम है और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है, इफ आई से इट एज सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, तो इसमें लिफ्ट का काम, लिफ्टिंग द पाइल, इसका काम करता है स्टीम। ओके, स्टीम इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द पाइल एंड फॉर ड्रॉपिंग द पाइल, कि वो पाइल नीचे ग्राउंड में पेनिट्रेट कर जाए, इट इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो स्टीम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह काम किया। सो दिस इज द सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर. If I talk about the double acting steam hammer, तो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में दिस ग्रेविटी विल नॉट बी देयर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी स्टीम का यूज हो रहा होगा. दिस इज डबल एक्टिंग स्टीम हैमर. ओके, सो दिस इज द स्टीम हैमर
which will provide the energy to the pile while it is being driven. डीजल हैमर की बात करते हैं तो डीजल हैमर में कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसा कि ये फर्स्ट इज दिस थिंग दैट it is of lighter weight first of all right, and it is also can be used at 0 degree Celsius. Now if we talk about this vibratory driver, तो vibratory driver में क्या होता है ना, there are some oscillators which are there. अब oscillator के ऊपर eccentric weight लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह पे फिक्स सेंटर पे लगा दिए गए, they are at different angles and different directions. Now these eccentric weights when they move, okay, they will provide the vertical impulses, और इसके कारण क्या होगा, सम वाइब्रेशन विल बी डेवलपिंग, और वाइब्रेशन के कारण जब भी रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, देन विद दैट रेजोनेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी मैचेस देयर, तब उसकी हेल्प से द पाइल विल बी गेटिंग ड्रिवन इनटू द सोइल. सो दीज आर द वाइब्रेटरी ड्राइवर्स दैट आर बीइंग यूज्ड. तो ये कुछ प्रकार के पाइल ड्राइवर्स थे जिनकी मदद से दिस पाइल होस्टिंग एंड देन ड्राइविंग इज डन. व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ पाइल्स? फर्स्ट इज दे आर यूज्ड टू कैरी द वर्टिकल कंप्रेसिव लोड्स. ऑलराइट, that is if you see here, okay, this is the pile here, तो कुछ लोड ऊपर से लग रहा होगा, this is the vertical compressive load to resist the uplift or the tensile forces, okay, as in the transmission tower. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे horizontal forces की, और horizontal में क्या हो सकता है, एक आपका wind force हो सकता है, एक आपका earthquake force हो सकता है, alright, these are the forces which are acting here. या फिर मैं कहूँ कि earth pressure हो सकता है, which you have studied in the retaining walls, okay, and also to resist the horizontal or inclined loads. So these are the different loads or the forces which are acting and for which the piles are being used. Now let us talk about the pile load capacity. जैसे हमने बात करी थी शैलो फाउंडेशन में कि शैलो फाउंडेशन किस तरीके से लोड ले सकता है, कितना लोड ले सकता है, वैसे ही हम यहाँ पे पाइल लोड कैपेसिटी बात करेंगे अब डी फाउंडेशन के लिए. So the ultimate bearing capacity of a pile is the maximum load which it can carry without failure. First thing, without failure. Second thing, without excessive settlement of the ground. तो यहाँ पे भी दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या कि एक तो फेलियर ना हो, दूसरा क्या सेटलमेंट कोई एक परमिसिबल लिमिट को एक्सीड ना कर जाए. ओके, नाउ व्हाट विल बी दैट कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी होगी, दीज कैन बी डिटरमिन्ड बाय फॉलोइंग 4 methods. First is the static analysis, second is the dynamic analysis or the dynamic formula is there, third is the pile load test, and then fourth is the penetration test. So these are the 4 methods that we'll be discussing about. तो हम अपना पहला मेथड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे static analysis. So see here what will happen on the application of the compressive load Q at the top of a pile, that is if this is the pile load, okay, और यहाँ पे हमने टॉप पे एक कुछ लोड Q लगाया, then the shear stress develops between the soil and the shaft surface. यानी कि यहाँ पे this region soil and the shaft surface, this is the soil and this portion is the shaft. अब इनके बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस डेवलप होने लग जाएंगे, कुछ स्क्रीन फ्रिक्शन के मामले स्क्रीन फ्रिक्शन के वजह से डेवलप होंगे. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्रिक्शन लोड, ओके, अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइल, एंड जब उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, दैट इज व्हेन द लोड Q एक्सीड्स द QSF वैल्यू, देन द एक्सेस लोड जो बचा हुआ लोड है, ओके, दैट इज Q माइनस QSF, दिस अमाउंट ऑफ लोड विल गेट ट्रांसफर टू द सॉइल एट द बेस ऑफ द पाइल विच इज नोन एज द पॉइंट लोड. तो जो आपका बियरिंग कैपेसिटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, दैट इज Q एंड बियरिंग जो कि एंड बियरिंग का होगा, और एक स्किन फ्रिक्शन. ओके, दी आर द 2 थिंग्स दैट आर देयर. So this Q ultimate can be given as Q end bearing plus Q skin friction. अगर मान लीजिए ऐसा हो कि end bearing is very much greater than the skin friction load, then it is a point bearing pile. Okay, and similarly अगर skin friction ज़्यादा हो जाए, okay, if this skin friction, let's say अगर ये skin friction यहाँ पे लग रहा है, okay, this one, और मान लीजिए अगर ये 100 यूनिट का है, okay, and this end bearing let's say 5 यूनिट का है, तो what will happen, this 100 is very much greater than 5, so you can ignore this and you can say that ये skin friction pile है. Okay, so this is one concept here. यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक end bearing load capacity और एक skin friction load capacity. Okay, so this is end bearing and this is skin friction. अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं लोड की, तो लोड कितना लग रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कितने एरिया पे लग रहा है. Okay, this is QB into AB. Now this QS into AS. Now this is the skin friction. अब आप खुद ही समझिएगा कि अगर हम एंड बियरिंग की बात कर रहे हैं,
तो इस पिक्चर को ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पाइल, है ना, तो एंड बियरिंग यानी कि लोड कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जितने भी फोर्सेज ये आपने यहाँ पे लोड लगाया, नो सम लोड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एज एंड बियरिंग और सम लोड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एज द स्किन फ्रिक्शन। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ एंड बियरिंग की, तो अगर आप इसका बॉटम से व्यू देखोगे, है ना, बॉटम से व्यू देखोगे तो आप क्या होगा, इफ़ आई से दैट दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ऑलराइट, तो आपको बॉटम से कैसा व्यू दिखेगा, कुछ इस तरीके का, सर्कुलर रहेगा ये, ओके। और जितना भी इसका एरिया होगा दैट इज दिस ए बी, ठीक, या फिर कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं ए एंड बियरिंग एरिया ऑफ दिस पाइल, तो जो भी इसका एरिया होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर आप निकाल लोगे उससे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस स्किन फ्रिक्शन, ठीक, अब स्किन फ्रिक्शन क्या हुआ, अब स्किन फ्रिक्शन में समझिएगा, दिस इज दिस, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस इज द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो यानी कि अगर आप इसको 3D फिगर में देखो तो दिस इज अ सिलेंड्रिकल फिगर। अच्छा, सिलेंड्रिकल फिगर है यानी कि जो इसका एरिया पूरा है, ओके, जो इसका चारों तरफ का एरिया है दैट यू विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। क्यों, इफ यू कैन सी दिस पेन देन व्हाट विल हैपन, दिस पेन इज व्हाट लाइक अ having a this surface. अब जब भी this will be inserted into the soil, what will happen, this will be resisted by this surface, okay, इस surface पे यहाँ पे skin friction लग रहा होगा, so this is this area, जो भी इसका cross sectional area होगा, alright, this is the cross sectional area, so this is the area of this skin friction or AS. Now this QB is the end bearing resistance of the unit area, then QS is the skin friction resistance of the unit area, this AB is the bearing area for or the base area that we are talking about, है ना, ये जो base area था जो आपको bottom view आपको बताया था, this can be square also, this can be rectangular also, this can be this thing also, okay, and then AS is the surface area, okay, that is the surface area of the entire pile. यदि D by B ratio is greater than 4 then the failure will be a punching shear failure. जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी तो शैलो फाउंडेशन के केस में हमने 3 बातें करी थी when we are discussing the types of failure, जहाँ पे जनरल शेयर फेलियर की बात करी थी, लोकल शेयर फेलियर की बात करी थी और पंचिंग शेयर फेलियर की बात करी थी। जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर टरजागी के केस में आए थे, दोनों ही आपने सुने थे, बट आपने पंचिंग शेयर फेलियर वहाँ पे नहीं सुना था बिकॉज दैट इज़ नॉट अ कॉमन फिनोमेना ऑफ दैट शैलो फाउंडेशन। बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर डी बाई बी रेशियो ग्रेटर देन 4 है तो पंचिंग शेयर फेलियर होगा ही होगा, ओके। एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पाइल, कि जब लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर सॉइल में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए ड्यू टू द वाटर टेबल राइजिंग या फिर कुछ भी अदर फैक्टर्स विच आर कमिंग इनटू दैट प्ले, है ना, या फिर अर्थक्वेक की वजह से कुछ चेंजेस आ जाए सॉइल में, सो इन दैट केस द सॉइल विल बिकम वीक एंड द पंचिंग शेयर फेलियर कैन टेक प्लेस, ओके। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ soil, then we will be seeing that for piles in sand what will happen, okay, and for piles in clay what will happen. तो सबसे पहला हम जो केस लेके चल रहे हैं वो पॉइंट बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं जो यहाँ पे नीचे से लोड लग रहा होगा या फिर जो मैं कहूँ कि जो यहाँ पे नीचे से रेजिस्ट कर रहा होगा, ओके, दिस इज द QEB, ओके। फॉर पाइल्स इन सैंड दिस QB इज गिवन बाय 0.5 B गामा एन गामा प्लस Q एन Q। सैंड की बात करी गई, यानी कि क्या बोला कि कोहेजन 0 है बट फाई जो इंटरनल फ्रिक्शन है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप टेरजागी की क्वेश्चन आप लेते हैं तो इट इज़ गिवन बाय व्हाट, दिस QU इज गिवन बाय C इंटू एन सी प्लस Q इंटू एन क्यू प्लस हाफ B गामा एन गामा, ओके। सो यहाँ पे C एन सी तो अपने आप ही ये 0 हो गया, बाकी बचे 2 टर्म हैं इनको हम अभी इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। So this is 0.5 B gamma and gamma plus Q and Q for square or rectangular piles, and in case of the circular piles it is given by 0.3 B gamma and gamma plus Q into NQ, okay। अच्छा, अब इसमें समझिएगा इसमें जो Q है ये क्या वैल्यू है, okay। Now the effective vertical pressure at the pile tip Q is given as what, at the pile tip Q यानी कि सबसे नीचे वाले पोर्शन पे, okay, यहाँ पे this portion, this one here, ठीक, it is given by Q that is equal to gamma into Z, okay, if Z is less than ZC, what will happen, this gamma into ZC if Z is greater than ZC। अच्छा, ये ZC क्या है और Z क्या है, Z is the embedded length of the pile, यानी कि जितना वो सॉइल के अंदर है, ओके, एंड दिस ZC is the critical depth। अच्छा, critical depth क्या, this is equal to 10 times of B for loose sands and 20 times of B for dense sands। अच्छा, critical depth होती क्या है इसको अभी आगे देखते हैं। Now see the Q value, okay, this Q value it increases with depth only up to a certain depth,
उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जहाँ तक वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, दैट डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल डेप्थ। बिलो द क्रिटिकल डेप्थ द इफेक्टिव वर्टिकल प्रेशर दैट इज दिस Q एट द टिप रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद जो ये Q की वैल्यू है या Q बार की वैल्यू है दैट इज व्हाट कांस्टेंट। इस डेप्थ तक ही आप जब बात कर रहे होगे दिस इज वैल्यू इज ZC और DC, है ना, आप कुछ भी कह दो, तो दिस इज ZC। ओके, यहाँ तक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, आप डेप्थ तक जाते जाएंगे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट दिस Q विल बिकम अ कांस्टेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फॉर पाइल्स इन क्ले, अभी तक हमने सैंड की बात करी थी, तो यहाँ पे क्ले है यानी कि कोहेजन की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, CnC प्लस Q इंटू NQ। सो NQ की वैल्यू इज 1, सो CnC प्लस Q, दिस इज द एंड बियरिंग दैट इज दिस QB, है ना। अभी एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम इसकी बात अभी कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये पहले टर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस NC वैल्यू, इस NC वैल्यू वेरीज फ्रॉम 6 to 10 डिपेंडिंग अपॉन द स्टिफनेस ऑफ द क्ले। और अगर हम इस टर्म की बात करें यहाँ पे तो समझिएगा दिस QB इज इक्वल टू व्हाट C इंटू NC प्लस Q। बट अगर ये CnC की वैल्यू लेट से बहुत बड़ी हो जाए किससे, Q से, तब उस केस में क्या होता है, दिस वैल्यू विल बी ओनली रिमेनिंग, so this can be written as QB can be written as C into NC, और NC की जो recommended value है that is 9, so you can also say that QB is equal to 9 times C. Okay, so this value is sometimes also used directly in your numericals. So these are the different things that you can see. Next is about the skin friction capacity. हमने अभी तक सारी बातें इसकी कर ली, सैंड के लिए और क्ले के लिए, दोनों के लिए। Now if you are talking about this portion, this term here, that is the skin friction capacity. So for piles in sand, what happens? This Qs is given by K naught into Q naught into tan delta. अच्छा, डेल्टा क्या है, Q naught क्या है और K naught क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं Q naught क्या है। This is the average effective overburden pressure which is acting along the embedded length. Okay, so this is 0 plus gamma into dF upon 2. अच्छा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे if this is the pile, okay, so this is the ground level, एक यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए, एक एकदम यहाँ पे निकाल लीजिए, दिस इज 0, और अगर दिस इज द डेप्थ DF तो यू कैन से डेट यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, गामा इंटू DF, तो 0 प्लस गामा DF अपॉन 2, सो यू कैन गेट दिस एवरेज वैल्यू। एवरेज निकालना था आपको, सो यू कैन टेक दिस एज एवरेज वैल्यू, 0 लिया, DF गामा DF ले लिया और यू गॉट दिस एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज दिस डेल्टा। This delta is what? Delta is the angle of friction between the piles and the soil, because those are two different things. That is equal to 0.755 for concrete piles and what? And sand, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, sand की बात हो रही है। 20 degree for steel piles and sand. Okay, like this you can see it. K naught की अगर हम बात करते हैं, so it is average coefficient of the lateral earth pressure. K naught की वैल्यू 1 है for loose sand, it is 2 for dense sand. Okay, so these are the different things for the piles in sand. अगर हम क्ले की बात करते हैं और किसकी बात करें, इस स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी की, तो क्ले में जो QS की वैल्यू है दिस विल बी गिवन बाय अल्फा इंटू C डैश। अच्छा, यहाँ पे जो C डैश है दिस इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ कोहेजन ऑफ सॉइल ओवर द लेंथ ऑफ द पाइल, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं दिस इज द पाइल। अच्छा, अब पाइल की जब आप लेंथ का डिस्कशन करते हो तब क्या कहते हो कि ये करीब 25 मीटर का हो सकता है ना, 25 मीटर से 50 मीटर तक भी वैरी कर सकता है कुछ पाइल्स के केस में। अच्छा, जब इतना डेप्थ तक जा रहा है तो क्या पता कोहेजन यहाँ पे कुछ एक वैल्यू लेट से C1 है ना, और कुछ यहाँ पे अगर आप बात करो C2 है और यहाँ पे कुछ बात करो तो C3 है। सो कोहेजन की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि सॉयल की लेयर में भी कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। लेट से ये लेयर 1 है, लेयर 2 है और ये लेयर 3 है। तो जब सॉयल की लेयर अलग अलग है और जो कोहेजन है वो भी अलग अलग है, सो व्हाट विल यू टेकिंग द एवरेज वैल्यू C1 C2 C3 का आप एवरेज ले सकते हो एंड दैट यू विल बी गिवन एज दिस C डैश। ओके, सो पाइल फाउंडेशन के केस में यही आपको हमेशा देखने को मिलता है कि C डैश की वैल्यू चेंज रहती है। ओके, सो दिस इज वन थिंग एंड देन दिस अल्फा इज द एडिशन फैक्टर, बिकॉज एडिशन मतलब क्या हुआ। अच्छा, इसमें आप समझो इस तरीके से कि एक वर्ड है कोहेजन, एक वर्ड है एडिशन। कोहेजन मतलब कि समान चीज़ों में जो जुड़ाव होता है दैट इज दिस कोहेजन। एडिशन मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग चीज़ों में, जैसे फेविकोल इज एन एडेसिव, क्यों उसे बोलते हैं, बिकॉज फेविकोल विल बी स्टिकिंग अ पेपर एंड अ वुड, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों को चिपका सकता है।
वैसे ही यहाँ पे क्या है, दिस इज द एडिशन फैक्टर। एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉइल एक अलग चीज़ है और पाइल एक अलग चीज़ है, तो उन दोनों के बीच का जो भी इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस फैक्टर, दैट इज द एडिशन फैक्टर। यदि ये लूज या सॉफ्ट क्ले होती है तो एडिशन की वैल्यू इज मोर, स्टिफ क्ले है तो एडिशन की वैल्यू इज, एडिशन फैक्टर इज लेसर, हाँ ना, इट इज 0.2 से 0.4 के बीच में। टॉमलिंसन ने भी कुछ कर्व दिए थे इसके लिए, those are also there. So if we talk about this pile load capacity, okay, and we are moving on to the dynamic formulas now. So see, the method is suited for the dense cohesionless soil only. First thing here, it is not to be used for loose saturated sands, because loose saturated sand में क्या होगा ना, due to the dynamic action of the different tests that will be using, वहाँ पे क्या होगा, this liquefaction में अगर, which may not give the true results. Okay, so these things have to be kept in mind. थर्ड इज इट इज बेस्ड ऑन द डायनेमिक एक्शन ऑफ द हैमर। डायनेमिक एक्शन मतलब क्या हुआ, बार बार कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था एसपीटी में और सीपीटी टेस्ट में, है ना, जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट था और एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट था। दीज आर बेस्ड ऑन द लॉज विच आर गवर्निंग द इम्पैक्ट ऑफ इलास्टिक बॉडीज। अच्छा, इलास्टिक बॉडीज की अगर हम बात करते हो तो एक और टर्म आएगा, दैट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, हम इसके बारे में आगे देखेंगे, तो विल मूव ऑन एंड देन विल सी दैट input energy of the hammer blow is equated to the work done in overcoming the resistance of the ground to the penetration of the piles. So one force is what? One force is the input energy, okay, and second is the work done in overcoming the resistance of the ground to the penetration of the pile. यानी कि if I say that this is the place wherein the pile has to be inserted, now what will happen? अगर आपने ऊपर से force लगाया, अब फोर्स किससे लगाएंगे, पाइल ड्राइवर या फिर मैं कहूँ कि ड्रॉप हैमर, स्टीम हैमर, है ना, वाइब्रेटरी हैमर, इन्हीं सब से आप फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाओगे यानी कि आप इम्पैक्ट एनर्जी कुछ दे रहोगे। इम्पैक्ट एनर्जी मतलब क्या हुआ, इस इनपुट एनर्जी की बात हो रही है, ओके, दिस इनपुट एनर्जी की बात। अच्छा, अब इनपुट एनर्जी तो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करी, अब क्या होगा, नाउ दिस पाइल विल बी गेटिंग इनसाइड द सॉइल। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एंड दिस इज व्हाट, नथिंग बट द वर्क डन। अब इनपुट एनर्जी जितनी आपने प्रोवाइड करी उतना ही यहाँ पे वर्क डन हुआ, सो यू विल बी इक्वेटिंग द इनपुट एनर्जी एंड द वर्क डन, ओके, सो दैट यू हैव टू इक्वेट देयर। सो ये तो यहाँ पे कंसेप्ट हो गया जो कि यहाँ पे हर जगह पे यूज़ होगा और इसी की मदद से सारे फॉर्मूलेज ड्राइव होते हैं। नाउ अलाउंस इज टू बी मेड फॉर लॉसेज विच आर कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन, बाय द हीट, बाय द हैमर रिबाउंड, वाइब्रेशन एंड द इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ द पाइल। इन सभी के लिए अलाउंस या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नाउ द डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट आर इन यूज इन दिस डायनेमिक एनालिसिस आर व्हाट? फर्स्ट इज द ENR formula or the engineering news record formula which was given by Wellington in 1888 year, then the Hille method and then modified Hille method. So let us now discuss this very first method, that is the ENR method here. ENR method बहुत ही काफ़ी पहले publish हुआ था, in this publication in engineering news record it was proposed by AM Wellington in 1888, जहाँ पे इनपुट एनर्जी को और जो वर्क डन था उसको इक्वेट किया गया, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा। और नाउ दिस QU इंटू एस डैश इज इक्वल टू W इंटू H। अच्छा, जो ये S डैश है दिस वॉज गिवन बाय S प्लस C, ओके। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, है ना, तो सिंप्लीफाई हमने इसको किया जब, तो दिस QU कम्स आउट टू बी W इंटू H बाय S प्लस C। अच्छा, अब यहाँ पे W क्या है, H क्या है, S क्या है और C क्या है, अब इसकी बात करते हैं, ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स देयर। उसके पहले आप ये समझिएगा कि ये तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी आ गई किसकी, एक पाइल की, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेफ लोड कैपेसिटी, तो दिस सेफ और द अलाउएबल इज गिवन बाय QU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इन मोस्ट केसेस टेकन एज 6, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है कि सही रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर जब भी अनसर्टेनिटी रहेगी तब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बढ़ा के लेनी पड़ेगी, ओके। सो लेट सी नाउ द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर देयर। इसी फॉर्मूले को अब हम सिंपल पॉइंट्स में देखते हैं। दिस QU इज इक्वल टू WH बाय S प्लस C, जहाँ पे QU इज नथिंग बट दिस अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ बताना नहीं है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स हियर? W इज द वेट ऑफ द हैमर इन kgs, H इज द हाइट ऑफ द फॉल ऑफ हैमर। अब जब हाइट किसी हाइट से फॉल कर रहा है देन व्हाट विल हैपन, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और वही एनर्जी जो है फिर पाइल को मिलेगी और उसी से द रेजिस्टेंस बाय द ग्राउंड इज टू बी ओवरकम।
सो दिस इज द h हाइट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया जा रहा है. S is the penetration of the pile per blow of hammer in centimeters. Okay, it is taken as the average value of the last 5 blows for the drop hammer. Also, it is taken as the average value of last 20 blows for steam hammer. So these are the two important points that you have to keep in mind. Okay, जितना भी last 5 blows में हो रहा है उतने settlement को आपको incorporate करना पड़ेगा, उतने penetration को आपको incorporate करना पड़ेगा. That will be taken as the S value. Okay. Next is the C, that is the constant. It accounts for the average energy loss in the elastic compression of the pile cap, pile and the soil. C is equal to 2.5 centimeters for drop hammer, 0.25 centimeters for the steam hammer. So these are the different terms which are in use in this formula. Okay. So one more thing, that is this P is the effective steam pressure in kilogram per centimeter square, and this A is the effective area of the piston on which the steam pressure is applied. Okay, that is in centimeter square. अब हम ड्रॉप हैमर की अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स. तो जो फॉर्मूला था QA इज इक्वल टू WH अपॉन दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू वॉट S प्लस C. तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर्स. सो यू आर यूजिंग दैट वैल्यू. स्टीम हैमर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे C की वैल्यू 0.25 सेंटीमीटर्स है. तो अब दो चीज़ें हमने बात करी थी, क्या कि सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर हो सकता है या फिर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर हो सकता है. नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, C की वैल्यू 0.25 हो जाएगी. बट इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ द डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हो रहा है दिस W के साथ, है ना, हैमर के साथ एक और टर्म यूज़ हो रहा है, दैट इज दिस AP. ओके, दिस इज द एडिशनल लोड और द एडिशनल एनर्जी विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ऑन द पाइल. यानी कि जो पाइल है आपका उस पर सिर्फ हैमर का वेट ना लग के क्या हो रहा है, दिस इफेक्टिव एरिया एंड द इफेक्टिव स्टीम प्रेशर इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड. सो दीज आर द few major things that we have discussed till now. Now this QA can be expressed in one more form, that is this energy form. Okay, 166.64 into E upon S plus 2.54, where QA is the allowable pile load in terms of kilonewton and E is the energy per blow. Okay, and this is in kilojoules, and S is the average penetration or mm per blow for the final 150 mm of driving, where the minimum permissible value of S is 1.25 mm. So these are the different terms or the parameters, and this is the another formula which has been given in terms of energy. Okay, जो हमने इससे पहले formula देखा था, that was in terms of the hammer blow and the hammer what the weight of the hammer was given, so it was in that terms. Now we will be discussing this numerical in the next class. Thank you for today.